बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अली रज़ा है और मैं एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक है थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ आईडीसी, यूजेस एंड चॉइस ऑफ करंट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा सब्जेक्ट है फिज़िकल एजेंट्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी SHS 305। अगर टॉपिक आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, देख चुके हैं। ओके, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, थेरेपेटिक यूजेस ऑफ आईडीसी। फैराडे करंट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आप उसके अंदर हम डिटेल में एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि फैराडे करंट को हम इनरवेटेड के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हमने आईडीसी की बात की या मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट की बात की, तो इसके इम्पैक्ट जो हैं वो इनरवेटेड मसल्स के ऊपर एज सच नहीं आते हैं, इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हैं, जबकि उसके लिए साइनसोइडल या फैराडे करंट यूज़ किया जाता है। तो इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? अब इनरवेटेड के लिए फैराडे या साइनसोइडल आपने यूज़ कर लिए, वहाँ पे आप गैल्वेनिक को यूज़ नहीं कर सकते या मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट को या आईडीसी को यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हम इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे? इसको हम यूज़ करेंगे वहाँ पर जहाँ पे डी नर्वेटेड मसल होंगे, जहाँ पर नर्व इंजरी होगी, नर्व ब्रेक होगा, नर्व कट होगा, वहाँ पर इसको हम यूज़ करेंगे। और ये करता है क्या है, वहाँ पे जहाँ जिस एरिया पे हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं उस एरिया की ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। नर्व इंजरी, नर्व इंजरी और आईडीसी का लिंक क्या है? क्योंकि अभी तक हम बार बार इस चीज़ को डिस्कस करते आ रहे हैं कि जी नर्व इंजरी है तो आपने वो वाला करंट यूज़ करना है, नर्व इंजरी नहीं है तो आपने फैराडिक करना है। उसकी रीज़न अब उसको हम देखेंगे कि हम फैराडिक करंट की बजाय यहाँ पे गैल्वेनिक करंट को क्यों यूज़ करेंगे, नंबर वन। नंबर टू कि हमें किस तरह से उसके हेल्पफुल ये होता है। जैसे ही नर्व इंजरी होगी, नर्व इंजरी के साथ ही मसल्स की जो नर्व सप्लाई है वो ख़त्म हो जाती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर पाते, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है नर्व्स के थ्रू वो नहीं होती। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि मसल फाइबर वीक होना शुरू हो जाते हैं। नंबर वन, अगर वो कहते हैं कि जो डीनर्वेशन है वो बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए है, काफ़ी टाइम के लिए है, तो उससे क्या होगा? फाइब्रोसिस हो जाएगी, लॉस ऑफ इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मतलब है कि उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है वो ग्रेजुअली ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। नंबर थ्री, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। एक्सटेंसिबिलिटी, उनकी एक्सटेंशन कम हो जाएगी। एंड इलास्टिसिटी ऑफ मसल्स, यानी कि उनकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी, वहाँ से कम हो जाएगी। अब यहाँ पर फैराडे करंट काम नहीं करता तो गैल्वेनिक करंट काम करेगा। और गैल्वेनिक करंट क्या काम करेगा? ऊपर जो हमने भी सारे के सारी जो चीज़ें मेंशन की है, फाइब्रोसिस, लॉस ऑफ इरिटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी ऑफ मसल्स, ठीक है, इन तमाम की जो लॉस है, जो लॉस हो रहा होता है ग्रेजुअली, इसको हम स्लो डाउन करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर एक मसल की नर्व सप्लाई डिप्राइव्ड हो गई थी और वो मसल विद इन 2 वीक फाइब्रोस्ट हो गया, तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये उसको फाइब्रोसिस को डिले करेगा, उसको 1 मंथ या 1.5 मंथ पे ले जाएगा। तो इस तरह से हम उसको स्लो डाउन करते हैं। और बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस ये होता है कि इसको स्लो डाउन करें। स्लो डाउन का सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये होता है कि हमें पता है कि नर्व इंजरी को टाइम टेकिंग होती है, उसकी जो डीजनरेशन होती है नर्व की वो 21 डेज लेती है, उसके बाद उसने रीजनरेट होना होता है। तो रीजनरेशन से तक हम क्या करते हैं? मसल की पावर को, मसल के बल को, उसकी एक्सटेंसिबिलिटी को, उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को, ठीक है, हम उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही नर्व रिकवर्ड होती है तो मसल्स अपनी 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन सम हाउ वो 0% की बजाय एक अच्छी ऑप्टिमल कंडीशन के अंदर होते हैं, जिससे उनकी वर्किंग बहाल हो जाती है। जी, इनका क्वेश्चन था कि क्या मसल बल्क और उसकी प्रॉपर्टीज़ रिस्टोर्ड हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। एंड डेफिनेटली जब आपकी नर्व दोबारा से रीजनरेट होगी तो वो अपना काम शुरू करेगी, और उसके साथ हम एक्सरसाइजेज और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस दोनों का कम्बिनेशन बनाकर इसको उसके थ्रू हम रिस्टोर कर सकते हैं। जी,
हमारे पास हमने पहले डिस्कस किया था फेरेटिक एंड साइनोसोडल के बारे में। तो फेरेटिक एंड साइनोसोडल भी डीनर्वेटेड मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सम हाउ, लेकिन प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं मिलती हैं। जब क्या कहते हैं, अब हमारे पास जो एक बेस्ट मेथड है वो एक यही है कि गैल्वेनिक करंट मॉडिफाइड डीसी, ठीक है, या आईडीसी को हम यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, ये इसकी वेस्कुलरिटी को मेंटेन करता है और रिटार्ड करता है डीजनरेशन को। कुछ ऑथर्स ये कहते हैं कि जी गैल्वेनिक करंट ना अननेसेसरी है, उसका इफ़ेक्ट नहीं है। उसकी रीज़न भी बयान करते हैं कि जैसे जब आपके पास खुदा ना खास्ता किसी की नर्व इंजरी होती है, उसने डीजनरेट होना है, डीजनरेट होने के बाद रीजनरेट होना है, और रीजनरेशन के अंदर आपको दोबारा से उसकी पावर और मसल बल्क मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट यही है कि स्टिमुलेशन इतनी प्रॉपरली होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए कि मसल्स प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करें। नंबर ऑफ़ स्टिमुलेशंस रिक्वायर्ड होती हैं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, वो उसको मिलनी चाहिए। तो उसके हमेशा आपको बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स ही मिलेंगे। अब नंबर ऑफ़ स्टिमुलेशंस कितनी रिक्वायर्ड है? वो कहते हैं 300 स्टिमुलेशंस रिक्वायर्ड होती हैं एक सेशन के अंदर, एक टाइम के अंदर। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, मसल फटीग हो सकते हैं, ठीक है। अगर मसल नंबर बहुत ज़्यादा हैं तो लेट्स सपोज कि आपके पास कोई मसल ग्रुप है, उसको आप स्टिमुलेट करना चाहते हैं, तो आपको अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड होता है। आप उन्हें एक एक मसल्स को स्टिमुलेट करना है। और इसके जो फिजियोलॉजिकल जो इसकी वर्किंग है उसका डिफरेंस जो है फेरेडिक के साथ ही है कि हमें स्लो इंटेंसिटी करंट रिक्वायर्ड होता है। अब स्लो इंटेंसिटी करंट रिक्वायर्ड होने की वजह से इस ड्यूरेशन जो है इसका लॉन्गर होता है, जो स्टिमुलस जनरेट करता है एज़ कम्पेयर टू फेरेडिक या गैल्वेनिक। एक तो आपके पास स्टिमुलस टाइम ज़्यादा चाहिए, फिर लार्ज नंबर ऑफ मसल्स हैं तो आपको उसको स्टिमुलेट करने के लिए और ज़्यादा टाइम चाहिए। फिर आपको हर मसल्स को 300 टाइम स्टिमुलेट करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये काउंट होती हैं। फिर उन्होंने उसका एक रिजल्ट निकाला, उन्होंने कहा जी 90 स्टिमुलेशन जो है ना वो इफेक्टिव है, आप 300 पे ना जाएं, क्योंकि 300 क्या करेंगी, फटीग कॉज कर देंगी, ठीक है। ये मिनिमम नंबर है। प्लस वो कहते हैं कि इन केस कि आपको फील होता है कि मसल फटीग हो गया है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही। अब फटीग होने के कुछ साइन हैं। लेट्स सपोज के मसल अगर प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन फर्दर स्लो डाउन हो जाएगी, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो एक ये सबसे बड़ा साइन है मसल फटीग होने का। तो जब अगर मसल फटीग हो रहा है अगर, और उस लेवल के ऊपर 90 कॉन्ट्रैक्शंस नहीं भी हुई, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप वहाँ पे उसको लिमिट कर सकते हैं। जी। मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट को हम लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के साथ यूज़ करते हैं, स्पेशली जब वहाँ पे नर्व डीजनरेट हो रही होती है। तो इससे क्या होगा, आपके पास जो मसल फाइबर हैं वो गुड हेल्थ में होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे, तब तक री इनर्वेशन होने तक। चॉइस ऑफ करंट क्यों इम्पोर्टेंट है? चॉइस ऑफ करंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ इम्पोर्टेंट है। हमने फेरेडिक और साइनसोइडल को डिस्कस किया था। जो फेरेडिक के अंदर हमने यूज़ किया था रेक्टेंगुलर भी यूज़ किया था, उसके अंदर हमने फिर सर्जिंग और मॉडिफाइड फेरेडिक करंट्स को भी यूज़ किया था। तो इसके अंदर भी हम उसी तरह से ही यूज़ करेंगे। कहते हैं हम रेक्टेंगुलर इम्पल्सिस यूज़ करेंगे, ओके हो गया। इसके साथ साथ वो कहते हैं सेलेक्टिव इम्पल्सिस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्टिव इम्पल्सिस का मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, सेलेक्टिव इम्पल्स वो होती है जिसमें आप उसकी वेव फॉर्म और उसके ड्यूरेशन को मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि सॉटूथ है, ट्राइंगुलर है, ट्रेपेजॉइड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब चॉइस ऑफ करंट का इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं जब हम इसको यूज़ करते हैं तो एक एडवांटेज ही है, स्लो राइज इन इंटेंसिटी ऑफ करंट एडवांटेज होता है। वो एडवांटेज क्या है कि कंट्रक्शन ऑफ डीनर्वेटेड मसल्स ऑब्टेन होती है विद लेस सेंसिटिव स्टिमुलेशन। अगर आप सडनली इंटेंसिटी को राइज करेंगे तो उसके साथ ये होता है कि सेंसरी मसल्स भी सेंसरी नर्व्स भी स्टिमुलेट होते हैं। समटाइम्स जो वहाँ पे इनरवेटेड मसल्स मौजूद होते हैं वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो हमें
उस दो फैक्टर्स को अवॉइड करने के लिए हम इसकी इंटेंसिटी को स्लोली राइज करते हैं। नंबर टू, प्लस जो डीनर्वेटेड मसल्स होते हैं वो वैसे ही अपनी स्टिमुलेशन के लिए लॉन्गर ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है, तो एज़ कम्पेयर टू फेरेटिक करंट, तो वहाँ पे भी स्लो राइज हमें हेल्पफुल करता है। जी, प्लस वो कहता है जो डीनर्वेटेड मसल्स होते हैं हायर इंटेंसिटी के साथ ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं और एज़ कम्पेयर टू मोटर नर्व के साथ। और इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो अनवांटेड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो नॉर्मली इनर्वेटेड मसल्स होते हैं उसको हम एलिमिनेट इसके थ्रू कर सकते हैं। प्लस अब नेक्स्ट वही हमारा पॉइंट दोबारा से आ गया कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन डीनर्वेटेड होती है, लॉन्ग स्टैंडिंग डीनर्वेशन होती है, यानी कि नर्व को रीजनरेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं उसके अंदर, तो रेक्टेंगुलर इम्पल्स वहाँ पे इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। क्यों? मसल फाइब्रोस भी हो सकते हैं, मसल इरिटेबिलिटी अपनी लूज़ कर रहे होते हैं। सो वहाँ प्लस उसके साथ साथ फेरेटिक सॉरी इनर्वेटेड मसल्स मौजूद हैं, सेंसरी नर्व्स मौजूद हैं, उनको भी हमने एलिमिनेट करना होता है। तो हम जो इम्पल्स यहाँ पे यूज़ करेंगे वो स्लो राइज इन इंटेंसिटी हम उसको यूज़ करेंगे। ड्यूरेशन, मिनिमम ड्यूरेशन जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर 100 मिली सेकेंड्स का यूज़ करते हैं, जबकि अगर फेरेटिक करंट का हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट फेरेटिक करंट की मैक्सिमम जो ड्यूरेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं वो 100 मिली सेकेंड होता है। ओके, प्लस वो कहता है अगर इससे हम छोटा लेस ड्यूरेशन का इम्पल्स अगर जो यूज़ करते हैं तो तमाम मसल फाइबर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो सके मे बी, तो इसी वजह से आपको लॉन्गर ड्यूरेशन भी रिक्वायर्ड होता है ताकि तमाम मसल फाइबर्स उसके कॉन्ट्रैक्ट हो। हम चाहते हैं कि तमाम इनर्वेटेड मसल्स को एलिमिनेट करें, डीनर्वेटेड मसल्स को स्टिमुलेट करें, तो जो हमें ड्यूरेशन जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर 300 या 600 मिली सेकेंड यूज़ करते हैं। अगर हमने कम से कम भी यूज़ करना है तो उसको हम 100 मिली सेकेंड यूज़ कर सकते हैं, उससे कम का यूज़ करेंगे तो हमें बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे। प्लीज़, दिस इज़ अ मैसेज इन द एंड। ओके, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, घर पे रहें, सेफ़ रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, आमीन। अल्लाह हाफिज़।